नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। गांव के स्कूलों में कुछ स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वह कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान अपनी कक्षाओं को चला सके। इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उड़ीसा में इस्पात संयंत्र को लेकर के जो विवाद हुआ है उस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और संयुक्त अरब अमीरात पर हुती हमला हुआ है उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है प्रिवेंटिंग जेनोसाइड और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई है कि यह जरूरी है कि घरेलू कानून में नरसंहार के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा है उसे भी शामिल किया जाए। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे देश में धार्मिक सभाओं में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसके कारण अभद्र भाषा और कानून की सीमाओं के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इन सभाओं में खुलेआम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार की बातें कही गई हैं और इसको लेकर के एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लेखक के द्वारा नरसंहार के अपराध के खिलाफ जो कन्वेंशन हुआ था उसकी चर्चा की है जिसका नाम है नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन। यह कन्वेंशन 1948 में हुआ था और कन्वेंशन का उदय कैसे हुआ इसको लेकर के यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है। आपको यह ध्यान में रखना है कि नरसंहार सम्मेलन 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की फिर से ऐसा नहीं करने की जो प्रतिबद्धता है उसको यह दर्शाता है। आपको यह ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1946 में क्यूबा, भारत और पनामा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह प्रस्ताव लाया गया था जिसने नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध के रूप में पुष्टि की। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि नरसंहार के खिलाफ जो कन्वेंशन हुआ था उसमें भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था और इसी प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप नरसंहार के निषेध पर एक सम्मेलन का मसौदा तैयार किया गया जिसे 1948 में महासभा के द्वारा पारित किया गया था और 1951 में यह प्रभाव में आया था और वर्तमान में इस पर 150 से अधिक देशों के द्वारा साइन किया गया है जिसमें भारत भी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि नरसंहार के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ उसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो नरसंहार सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य था नरसंहार की रोकथाम और उसके साथ साथ जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सजा का प्रावधान करना। यह जो कन्वेंशन है उसमें यह कहा गया है कि जो भी देश इस कन्वेंशन पर साइन करेंगे उनका यह दायित्व होगा कि वह अपने देश में नरसंहार नहीं करने दें, उनको रोकने के लिए और ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए कानून बनाए। यहाँ पर अनुच्छेद 1 में इस तरह की बातें लिखी गई है इस कन्वेंशन के। उसी तरीके से इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि सम्मेलन के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए हर देश को अपने देश के अंदर कुछ कानून बनाने होंगे जिससे कि नरसंहार को रोका जाए। इसी तरीके से अनुच्छेद 5 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई नरसंहार के लिए आह्वान करता है या इसका दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी प्रभावी दंड के प्रावधान होने चाहिए और इसको लेकर के भी देशों को अपने यहाँ कानून बनाना चाहिए। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि सभी देशों को अपने यहाँ ऐसे लोग जो नरसंहार करने का आह्वान करते हैं या फिर उन पर नरसंहार के आरोप लगे हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपने न्यायालयों को सक्षम बनाना चाहिए। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है सभी देशों का कि वे अपने अपने देशों में नरसंहार को रोकें, ऐसा करने वालों को दंडित करें, उन पर मुकदमा चलाएं।
जैसा कि मैंने कहा कि भारत जंग संहार के प्रस्ताव का एक प्रारंभिक और प्रमुख प्रायोजक था। हालांकि सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने के बाद भी भारत ने आज तक नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 6 के अनुसार कोई भी कानून नहीं बनाया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जिसको इस एडिटोरियल में उठाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत का जो दायित्व है कि वह अपने यहाँ नरसंहार को अपराध घोषित करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए कोई कानून बनाए, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है वह उसका उल्लंघन कर रहा है, जिसे कि तुरंत सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर भारत में जो घरेलू कानून है, अगर उसकी समीक्षा की जाए तो यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पर किसी भी कानून में सामूहिक अपराध और सभी नरसंहार के अभियोजन के लिए कोई तुलनीय प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो प्रावधान है वह दंगा, गैर कानूनी सभा और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित भारतीय दंड संहिता के कानून हैं, जिसमें नरसंहार के जो प्रावधान है वह शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत में नरसंहार को रोकने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है और यह उसका अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है कि वह ऐसे कानूनों को भारत में बनाए और लागू करे। इसी तरीके से इस एडिटोरियल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जाम्बिया के द्वारा इस प्रस्ताव के आधार पर म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई की मांग की गई है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि म्यांमार में जिस तरीके से लोगों का कत्ल किया जा रहा है उसका असर जाम्बिया पर सीधे तौर पर नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से जाम्बिया ने यह कहा कि कन्वेंशन के अनुसार यह सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर दुनिया के किसी भी देश में नरसंहार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वह कदम उठाए, और इसी दायित्व का पालन करते हुए जाम्बिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ केस किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा कदम है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका असर भविष्य में बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर यह भावना उठी है कि अगर कोई देश अपने देश के अंदर नरसंहार को नहीं रोक पाता तो यहाँ पर वैसे देश जो उससे सीधे रूप से जुड़े हुए नहीं हैं वे भी उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास किया गया है एडिटोरियल में। यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह अपने घरेलू कानून में नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा को शामिल करे। यह उसका अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है जिसका पालन भारत के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिसको कि सुधारा जाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर जो कन्वेंशन हुआ है और चूंकि भारत ने इस पर साइन किया है, इसलिए यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत को अपने घरेलू कानूनों में नरसंहार को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए जो कि इस प्रस्ताव के अनुरूप हो। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 16 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है स्कूल विदाउट फ्रीडम, और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत दिनों तक हमारे शहर और गांव के स्कूल बंद रहे हैं, जिसके कारण स्कूल में एडमिशन लेने वालों की और स्कूल जाने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि जिस तरीके से भारत में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को बंद किया गया, उससे बच्चों में जो सीखने की क्षमता है उसमें कमी आई है, और हम इस परिस्थिति को बदल सकते थे अगर हम अपने स्कूलों को थोड़ा बहुत स्वायत्ता देते। तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि कोविड-19 का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर में अधिक हुआ है, यानी कि शहर इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन अगर हम स्कूलों की बात करें तो ग्रामीण स्कूल हों या फिर शहरी स्कूल हों, सभी को यहाँ पर एक तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि गाँव के स्कूलों में कुछ स्वायत्ता दी जाती, उन्हें कुछ फ्रीडम दिया जाता, तो वे स्कूल अपने तरीके से अपनी परिस्थिति के माध्यम से बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए बुला सकते थे, और उनको जो दोपहर का भोजन दिया जाता था उसे भी वे दे सकते थे। आप सभी जानते हैं कि देश के सभी भागों में कोरोना महामारी का रूप एक जैसा नहीं है। खास करके बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर मामले बहुत ही कम आए थे, और उन गांवों में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। और उसी को लेकर के यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर स्कूलों को यह फ्रीडम होती, यह स्वायत्ता होती
कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को खोल सकते हैं, वह डिसाइड कर सकते हैं कि कितने समय तक स्कूल खुले रहेंगे, तो यहाँ पर जो शिक्षा का जो ह्रास हुआ है बच्चों का, वह काफ़ी कम होता। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि सारी शिक्षा कक्षा में ही हो। गांव के शिक्षक बच्चों को खुले मैदान में, खुली जगहों पर इकट्ठा करके भी पढ़ा सकते थे, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता। यहाँ पर विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जैमे सावेद्रा का हाल ही में जो कथन है उसकी चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महामारी के कारण स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्कूलों को फिर से खोलने से पहले सभी बच्चों के टीकाकरण की प्रतीक्षा करने का कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं है। यानी कि अगर हम एक ही मानदंड सभी स्कूलों के लिए अपनाएंगे तो यहाँ पर शिक्षा का ह्रास होगा ही होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, उसके कारण बच्चों में जो सीखने की कमी है वह साफ साफ देखी जा रही है, और यहाँ पर जो प्रतिशत है वह 55% से बढ़कर के 70% हो गया है। और इसके साथ साथ स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। हमें महामारी के दौरान स्कूलों के कामकाज को विकेंद्रित करने के ऊपर जोर देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हम इस स्थिति को पलट सकते थे। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो लोग काम करते हैं उन्हें किसी भी मायने में स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उन्हें नियम पुस्तिका में जो प्रावधान किए जाते हैं उसी को मानना होता है। आप कितने भी बड़े टीचर हों, कितने भी वरिष्ठ हों, आपका काम निदेशालय और परीक्षा बोर्ड के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उसका चुपचाप पालन करना होता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है कि अगर हमारे स्कूलों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दे दी जाती तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का ह्रास नहीं होता, क्योंकि स्कूल परिस्थिति के माध्यम से अपने आप को खोल सकते थे, बंद कर सकते थे। यहाँ पर बच्चे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्कूलों में जा सकते थे, मैदान में इकट्ठा होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते थे, जिससे उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी सीखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती। यहाँ पर यह कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में स्कूलों के बच्चों को परोसे जाने वाले पके हुए मध्याह्न भोजन की जगह उन बच्चों को अनाज और पैसे बांटा गया। यहाँ पर कहा गया है कि यदि गांव के स्कूलों में कुछ स्वायत्तता होती तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बच्चे अपने भोजन के लिए स्कूल आ सकते थे और कुछ समय पढ़ाई में भी बिता सकते थे। दैनिक समयावधि और कक्षा का आकार, उसके संबंध में निर्णय स्कूल के प्रमुख और शिक्षकों के द्वारा मानदंडों के अनुसार लिया जा सकता था। और अगर ऐसा किया जाता तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है बच्चों का पढ़ाई में वह काफ़ी कम हो जाता। यहाँ पर बाहरी शिक्षा को लेकर के ही बातें की गई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता था कि स्कूल के अंदर पढ़ाई ना हो, बच्चों को खुले में पढ़ाया जाता, उन्हें मैदान में इकट्ठा करके या फिर खुली जगहों पर पढ़ाई के लिए बुलाया जाता। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बहुत सारे जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि मानव मन को अपने प्रारंभिक चरणों में प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण करने, विभिन्न रूपों में इसका प्रतिनिधित्व करने और इसका विश्लेषण करने के अवसरों की आवश्यकता होती है। और ऐसा करने से शहर के स्कूलों की तुलना में गांव के स्कूल कहीं बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि अगर गांव के बच्चे प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं, बाहर सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनका जो सीखने का क्षमता है उसका विकास होता, जो कि कक्षा के अंदर उतना नहीं हो पाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी लॉकडाउन लगता है तो बिना सोचे समझे शहर के स्कूलों के साथ साथ गांव के स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है, जबकि हमारे गांव में कोविड-19 का जो प्रसार है वो काफ़ी कम है। और बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जहां पर केसेस नहीं मिलते, और ऐसे गांव में स्कूलों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ऐसे गांवों में स्कूलों को खोला जा सकता था, लेकिन इसकी स्वतंत्रता स्कूलों को देनी होगी, जो हमारे यहाँ नहीं है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड स्टील प्लांट इन उड़ीसा, और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि JSW समूह उड़ीसा के पारादीप के बंदरगाह शहर के पास एक मेगा स्टील
परियोजना की स्थापना कर रहा है और यह लगभग 55,000 करोड़ की परियोजना है, जिसके तहत 13.2 MPTA यानी कि मैट्रिक टन पर एनम क्षमता वाला एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 2950 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और यहाँ पर जो भूमि सरकार के द्वारा JSW समूह को दिया गया है, यह वही भूमि है जहां पर पॉस्को इंडिया लिमिटेड के द्वारा 12 MPTA क्षमता वाला स्टील प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही थी और यह योजना भी 52,000 करोड़ की योजना थी। हालांकि उस समय स्थानीयों के द्वारा इस योजना का बहुत ही कड़ा विरोध किया गया था, जिसके कारण पॉस्को इंडिया के द्वारा अपनी इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया। ग्रामीण भूमि अधिग्रहण का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि उनके पास आकर्षक पान की खेती, मछली पकड़ने और धान की खेती के रूप में एक अस्थायी आजीविका का स्रोत है, जिसे वह गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर ये इन जमीन को सरकार के हाथों सौंप देते जिस पर स्टील प्लांट लगता, तो यहाँ पर इन ग्रामीणों की जो अस्थायी आजीविका का स्रोत है वो खत्म हो जाता। ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। जैसा कि मैंने कहा कि पॉस्को के द्वारा 2017 में परियोजना को वापस ले लिया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी उसे भूमि बैंक योजना के तहत उद्योगों को भार मुक्त भूमि प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई थी उसके तहत इकट्ठा किया गया और उसी वर्ष उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा उसी इलाके में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए JSW समूह को 2900 एकड़ भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आगे चल के इस परियोजना को फिर से संशोधित किया गया और JSW समूह पॉस्को इकाई के लिए पहले से अधिकृत भूमि पर लगभग 55,000 करोड़ के अनुमानित निवेश पर 13.2 MPTA क्षमता का इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर के आया था। इस परियोजना में इस्पात संयंत्र के अलावा 900 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट और 10 MPTA क्षमता वाला सीमेंट प्लांट लगाने का भी परियोजना को जोड़ दिया गया, जिसको कि सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी गई। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर फिर से ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि राज्य सरकार का मानना यह था कि अगर यह जमीन JSW को दे दी जाती है तो ग्रामीणों के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा और यहाँ पर वो गांव जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया था यानी कि ढिंकिया गांव, उसे इस परियोजना से बाहर कर दिया गया था, जबकि बाकी गांवों के निवासियों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में JSW परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 2950 एकड़ भूमि की जरूरत है और आपको ये ध्यान में रखना है कि इस 2950 एकड़ भूमि में लगभग 2677 एकड़ वन भूमि है, 272 एकड़ गैर वन भूमि है और सिर्फ 226 एकड़ निजी भूमि है और यहाँ पर लगभग सभी भूमियों का अधिग्रहण सरकार के द्वारा कर लिया गया है। अब केवल 45.56 एकड़ भूमि जो कि वन भूमि है, जो कि ढिंकिया गांव के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसका अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन यहाँ पर ढिंकिया गांव के निवासियों ने कहा कि वे सरकारी जमीन पर होने के बावजूद अपने पान की खेती को नहीं छोड़ सकते और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस परियोजना में 625 पान के बागानों को चिन्हित किया गया है जो सरकारी भूमि पर हैं और उनमें से लगभग 400 को ध्वस्त भी कर दिया गया है, जिससे बड़ी मात्रा में लोगों का स्वरोजगार छिन गया है। यहाँ पर ढिंकिया गांव के लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर उन्हें यह भी डर है कि इस्पात संयंत्र से होने वाले प्रदूषण से भविष्य में उनकी जो खेती है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा अपनी जमीन को नहीं छोड़ने का संकल्प लिया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रस्तावित परियोजना है उसके पास वैध पर्यावरण मंजूरी भी नहीं है, जिसके बिना वे कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू नहीं कर सकते। कंपनी को अभी भी पर्यावरण मंजूरी का इंतजार है और जिसके कारण राज्य सरकार की बहुत ही आलोचना हुई है कि बिना पर्यावरण की मंजूरी लिए बिना
राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर के आगे बढ़ रही है। बहुत सारे मानवाधिकारकर्ताओं ने यह चिंता व्यक्त की है कि लोगों के आवाज को दबाने के लिए यहाँ पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ढिंकिया के ग्रामीण लोगों पर स्टील प्लांट के खिलाफ प्रतिरोध करने पर 15 साल से भी ज्यादा समय से आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसका कि जिक्र यहाँ पर किया गया है। हालांकि अगर हम जेएसडब्ल्यू की बात करें तो जेएसडब्ल्यू के द्वारा पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है, जिसका दावा है कि यह घोषित सरकार की नीति से काफी बेहतर है। कंपनी ने स्थानीय लोगों को नौकरी देने की भी घोषणा की है, लेकिन यहाँ पर ढिंकिया गांव के लोगों को इसमें बहुत ही कम लाभ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक तथ्य खोज टीम ने सिफारिश की है कि किसी भी परियोजना पर जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की बैठक भी लानी चाहिए। वहां पर विचार विमर्श होना चाहिए, इस परियोजना के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और निर्णय लेने का अधिकार भी ग्राम सभा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर उड़ीसा में लोग जेएसडब्ल्यू की जो परियोजना है उसके खिलाफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज संख्या 15 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द हौती अटैक ऑन द यूनाइटेड अरब अमीरात, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सोमवार को एक ड्रोन हमले में कई विस्फोट किए गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पर यमन के शिया हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और इस न्यूज में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये हौती कौन है, उनका उदय कैसे हुआ और क्यों यह सऊदी अरेबिया और यूएई पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर जो हौतियों के बारे में जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये हौतियों का उदय कैसे हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1990 के दशक में मुतदा अल सहाबल मुमीन नाम की एक संस्था का शुरुआत किया गया था, और इस संस्था को बनाने वाले थे हुसैन अल हौथी और उनके पिता बद्र अल दीन अल हौथी। और यहाँ पर उनके द्वारा जायदी पुनरुत्थान को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम था मुतदा अल सहाबल मुमीन। अगर हम बद्र अल दीन अल हौथी की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि बद्र अल दीन उत्तरी यमन में एक प्रभावशाली जायदी मौलवी थे। वे 1979 की ईरानी क्रांति और 1980 के दशक में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के उदय से प्रेरित होकर के जायदियों के बीच विशाल सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का निर्माण उन्होंने शुरू किया। अगर हम जायदियों की बात करें तो वे सुन्नी बहुल देश की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा हैं, यानी कि वे वहां पर माइनॉरिटी थे। आपको ध्यान में रखना है कि जायदियों का नाम जैद बिन अली, जो कि इमाम अली के परपोते और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद के नाम पर रखा गया है। तो ये जो जानकारियां आपको दी गई हैं इस न्यूज में वो काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिसको कि आपको नोट कर लेना है। अगर हम जैद बिन अली की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जैद बिन अली 8वीं शताब्दी में उमैयाद खलीफा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने। वो इस विद्रोह में मारे गए थे, लेकिन उनकी शहादत के कारण जायदी संप्रदाय का उदय हुआ था। सदियों से यमन के भीतर जायदी एक शक्तिशाली संप्रदाय थे। 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद जायदियों ने देश में एक राजशाही को स्थापित किया, लेकिन उनका प्रभुत्व 1962 में समाप्त हो गया, जब मिस्र समर्थित रिपब्लिकन्स ने उनकी राजशाही को खत्म कर दिया और वह अपने ही देश में विस्थापित होकर के रह गए। इसके बाद 1990 में हुसैन अल हौथी और उनके पिता बद्र अल दीन अल हौथी ने मुतदा अल सहाबल मुमीन की स्थापना की, और यहाँ पर उनका उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से वे जायदियों को एक साथ लाएं। यहाँ पर उन्होंने खुद को अंसार अल्लाह यानी कि भगवान का पक्षधर कहा और सरकार के खिलाफ उत्तर में आदिवासियों को लामबंद किया और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। यहाँ पर हौथियों के उदय के कारण की चर्चा की गई है। आपको ये ध्यान में रखना है, अरब स्प्रिंग के कारण ट्यूनीसिया और मिस्र में तानाशाही का अंत हुआ था, और इसी तरीके से यमन में भी वहां के सरकार की तानाशाही के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और यहाँ पर हौथियों के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन किया गया था। उस समय यमन के राष्ट्रपति थे सालेह, नाम उनका याद रखिएगा। सालेह भी एक जायदी थे जिन्होंने 33 वर्षों तक सत्ता संभाली थी, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा हुआ, जिसे कि हौथियों ने भी समर्थन दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता से इस्तीफा दे दिया और सऊदी अरेबिया समर्थित सुन्नी अब्दारबू मंसूर हादी को सत्ता सौंप दिया। आपको ध्यान में रखना है कि यह व्यक्ति सऊदी समर्थित था और सुन्नी था। यहाँ पर आगे चल करके सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संरक्षण में यमन के आंतरिक मतभेदों को हल करने के लिए राष्ट्रीय वार्ता शुरू की गई और यहाँ पर हौथी भी इस संवाद का हिस्सा थे। लेकिन आगे चल करके हौथी इस संवाद से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है वह उनके खिलाफ है। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि वे इलाके जहां पर हौथी बहुत ही मजबूत हैं, उन इलाकों को 2 भागों में बांट दिया जाए और यहां पर इन लोगों ने इसे हौथी आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास समझा और उन्होंने बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया और जल्द ही वे फिर से विद्रोह पर आ गए। आगे चल करके सालेह, जो पूर्व राष्ट्रपति थे यमन के, जिन्हें की अंतरिम सरकार के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, उन्होंने भी हौथियों के साथ हाथ मिलाया और एक संयुक्त सैन्य अभियान यमन में शुरू किया। जनवरी 2015 तक हौथी और सालेह के गठबंधन ने सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण लाल सागर तट भी शामिल था। बाद में हौथी सालेह के खिलाफ हो गए और दिसंबर 2017 में उन्होंने सालेह की हत्या कर दी। तो यहाँ पर यह विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये हौथी कौन है और इनका उदय किस तरीके से हुआ। 2015 में जब इन्होंने सना पर और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया के द्वारा और यूएई के द्वारा इन लोगों के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरेबिया ने जो हौथी उदय है उसे ईरान समर्थित समझा और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा यमन की सरकार को हौथियों के खिलाफ हथियार दिए गए, अपनी सेना को उतारा गया, जायदियों का कत्लेआम किया गया और इसके बाद हौथियों ने भी सऊदी अरेबिया पर बहुत सारे हमले किए। उसी तरीके से यूएई के द्वारा भी इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण हौथियों ने यूएई पर भी हमला किया और जो यहाँ पर जो लेटेस्ट हमला हुआ है वो भी इसी का नतीजा है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये हौथी कौन है और उनका उदय कैसे हुआ और क्यों वे सऊदी अरेबिया पर और यूएई पर हमला करते हैं। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हूथी कौन है? क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाला अंतर्निहित संघर्ष क्या है? इस पर चर्चा करें। तो अभी हमने इस पर खुल करके चर्चा की है। जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने दिया है, आप उन सभी का उपयोग करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के गांवों और छोटे शहरों में स्कूलों के सामने आने वाली कुछ समस्याएं क्या हैं? ऐसे मुद्दे को दूर करने के उपाय सुझाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो गाँव में और छोटे शहरों में जो स्कूल होते हैं उनके सामने जो समस्याएं हैं, जैसे प्रबंधन की समस्या, शिक्षकों की समस्या, साफ पानी की समस्या, बिल्डिंग की समस्या, इन सभी के ऊपर आप प्रकाश डाल सकते हैं और किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है उस पर भी आप यहाँ पर प्रकाश डालें। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।